Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture, I will explain about the structure of C programming और C program. Basically मैं बच्चों बताने वाला हूँ कि जब हम C programming को स्टार्ट करते हैं या प्रोग्रामिंग जब करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है या हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, सबसे पहला पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से बच्चों हम कर क्या सकते हैं? जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई टास्क या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमें देना होता है, और जो हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में दिखे बट वो एक्सक्यूशन का पार्ट ना हो, उस केस में हम डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कमेंट्स यूज करते हैं बच्चों, चाहे सिंगल लाइन कमेंट्स हो या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों लिंक सेक्शन, है ना। लिंक सेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कि हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटअप यूज करते हैं, स्कैनअप यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं जो कि किसी न किसी लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, और उस लाइब्रेरी को हमें क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम में ऐड करना होता है, लिंक करना होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक सेक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है बच्चों, हम यहाँ पे हैश इंक्लूड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? हैश इंक्लूड, है ना। और जैसे हम stdio एक लाइब्रेरी को ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे stdio.h। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए उसके करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी को ऐड करते हैं, और इसी को हम कहते हैं लिंक सेक्शन। तो जितने भी हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी हेडर फाइल्स होंगे उनको हमें ऐड करना होगा, तो वो क्या कहलाता है? आपका लिंक सेक्शन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन सेक्शन। क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन सेक्शन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने प्रोग्राम में कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाई होता है, इसका वैल्यू 3.14 हम यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। और बेसिकली हम चाहते हैं कि जब भी मैं पाई लिखूं तो उसका वैल्यू ये आए, या मैं चाहता हूं कि जब भी मैं पी आई लिखूं उसका वैल्यू 3.14 आए। तो इस सबको हम कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स बोलते हैं। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेशन सेक्शन। और कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरह से, हैश डिफाइन, हैश डिफाइन, और यहाँ पे लिखते हैं पी आई, मतलब जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं, और उसका वैल्यू पे लिखते हैं 3.14। अब होगा क्या, जब भी हम पी आई लिखेंगे तो पी आई क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्सक्यूशन, किससे? 3.14 से। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन सेक्शन को यूज करते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हमें किसी फंक्शन के अंदर भी यूज करना होता है और उस प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना होता है। वैसे सॉरी, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं किसी फंक्शन के अंदर भी यूज कर सके और आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सके, मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कहीं भी यूज कर सके। उस केस में हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और उसके लिए जो डिक्लेरेशन होता है उसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जैसे हम यहाँ पे मैं लिखता हूं इंट एक्स, इसका मतलब ये होगा ये जो एक्स वेरिएबल है उसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे वो इनसाइड द फंक्शन हो या आउटसाइड द फंक्शन हो, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहते हैं। फोर्थ वन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, मेन फंक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हमेशा मेन फंक्शन से। यानी यदि आप मेन फंक्शन यूज नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम एक्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किसी भी सी प्रोग्राम का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? मेन फंक्शन होता है, जहां से आपके प्रोग्राम का एक्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे डिक्लेरेशन पार्ट्स और एक्जीक्यूटेबल पार्ट्स। डिक्लेरेशन पार्ट्स वो होते हैं जहां पे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, और एक्जीक्यूटेबल पार्ट वो होते हैं जहां पे जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी लाइक दिस, तो ये सारे एक्जीक्यूटेबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमारे किसी भी सी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके बिना हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक्सक्यूशन के लिए इस प्रोग्राम को भेजते हैं तो सबसे पहले ओएस मेन फंक्शन को ढूंढता है और वहीं से एक्सक्यूशन को स्टार्ट करता है।
देन बच्चों लास्ट सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सब प्रोग्राम सेक्शन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि मेन फंक्शन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट है किसी भी सी प्रोग्राम का। वैसे ही कभी कभी हम अपने प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शंस की भी बात करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी यूज करते हैं, और जिसको हम सब प्रोग्राम सेक्शन में लिखते हैं, जैसे फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो जितने भी हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे उनके लिए जो सेक्शन होता है जो मेन फंक्शन के बाद हम डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि यहाँ पे हमने बहुत सारे सेक्शंस की बात की, आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि इसमें से सबसे मैंडेटरी पार्ट कौन सा होगा, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि मेन फंक्शन, जितने भी मैंने सेक्शंस बताए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन फंक्शन। यानी आप यदि सबसे स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम यूज बनाना चाहते हो या लिखना चाहते हो और उसे एक्सिक्यूट करना चाहते हो, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट मेन फंक्शन होना जरूरी है, तभी वो प्रोग्राम रन कर पाएगा, नहीं तो आप रन नहीं कर सकते हो। बाकी सेक्शंस बच्चों हम उसके यूज के हिसाब से, हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया, किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने से पहले इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए, ताकि आप कंसेप्ट को समझ सके और प्रोग्राम को अच्छे से यूज कर सके। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने समझा कि स्ट्रक्चर के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम और कंसेप्ट के साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।